हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर है इसके बाकी के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। 1.13 तक हम कर चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है, ये आपको पता ही है। अगर देख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें देख लेना, बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि एनसीईआरटी ही है। आज करेंगे क्वेश्चन 1.14, 1.15, 1.16 एंड 1.17। तो करें, चलो भाई शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 1.14 आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ दे रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से, आप स्क्रीन से पढ़ लो। फिगर 1.33 shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of the three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो ठीक है, सिंपल सा है और ये फिगर भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो बताओ इसका पहला पार्ट का क्या आंसर होगा। तो फिगर से ही आपको पता लग जाएगा कि जो चार्ज पार्टिकल 1 और 2 है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसमें कैसा चार्ज होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। 1 और 2 में नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब समझ गए होंगे 3 में कैसा चार्ज होगा, 3 में पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही बात हम लिख लेते हैं। ठीक, सॉल्यूशन 1 and 2 are attracted towards positive charge. Therefore, one and two have negative charge, दोनों में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां के लिख लेते हैं। 3 is attracted towards negative charge, so it possesses, या ऐसे लिख लो, so it has positive charge। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख लिया पहले पार्ट का। सही है, तो बच्चों ये रब कर देते हैं और इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा। चार्ज टू मास रेशियो का क्या अर्थ हुआ, Q/m। अब आप ये देखो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में ट्रेवल करे तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F = QE। और एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर उस पार्टिकल का मास m है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a F/m which is equal to QE/m। अब आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई देखो पार्टिकल कैसे गए, ऐसे गए, कुछ वर्टिकली ऊपर चले गए, तीसरा वाला पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड चला गया, तो इनमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो हम उसका फॉर्मूला कैसा होगा, मान लो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वेशन हम लगाएंगे ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो y = ½ at²। एक ही इक्वेशन यहां रख दो, ½ QE/m × t²। सही है,
तो इसका ये अर्थ हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m। तो ये q और m इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उसी का q बाय m रेशियो मैक्सिमम होगा। और फिगर से ही पता लग रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसका मैक्सिमम है? पार्टिकल 3 का। सही है। सो पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम q बाय m रेशियो। तो यही बात आप लिख लो, पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। So its q by m ratio is maximum. q by m ratio is maximum. सही है। आगे समझ में? तो पहला पार्ट तो सिंपल था, दूसरा थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझने लायक क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1.15, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 I न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट वेक्टर I शो करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। सही, ये बात तो समझ में आ गई। Then what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? ठीक है, B पार्ट भी है इसका। What is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 60 degree with x axis? सही है, क्वेश्चन कुछ हद तक समझ में आया। देखो, अगर इसे सॉल्व कर सकते हो तो करो, स्क्रीन पॉज करके इसे सॉल्व करो, फिर मैं तो करूंगा ही, ठीक है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एक्सेस बनाते हैं, यह है एक्स एक्सेस, वाई और ये जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है क्योंकि यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाइड है, वो आपको पता ही है। और प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन में है, वो जो स्क्वायर प्लेन है वो वाई जेड में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल। तो प्लेन इस तरीके से रेड से बनाते हैं, प्लेन ऐसे। ये है वो स्क्वायर प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब हमें ये पता है कि एरिया वेक्टर, चलो इससे समझाते हैं। किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है उसके नॉर्मल होता है। जैसे मान लो, इसी बुक से समझाएंगे कि ये प्लेन है जो yz, या ये स्क्वायर है जो yz प्लेन में रखा गया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। सही है, इसके नॉर्मल। तो आप ये देखो कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। इसका क्या अर्थ हुआ? E और A के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई E इज E डॉट A, दिस इज इक्वल टू E A cos थीटा। थीटा क्या है?
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब ई आपको कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। सही हो गया। थीटा कितना होगा, थीटा इज 0 डिग्री। अब फाई ई निकाल लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही तो पूछ रहे हैं, निकालो। तो आपका फाई ई हो जाएगा, बस वैल्यू रखनी है आपको, 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रखा, एरिया का मैग्नीट्यूड रखा, और cos 0। cos 0 कितना होता है 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो गया, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1, ये यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सही है, आपका भी ये आंसर आ गया बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो आंसर। सेकंड पार्ट में बच्चों वो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, उन्होंने शब्दों में घुमाने की कोशिश की है हमें। इस क्वेश्चन ने शब्दों में घुमाने की कोशिश की है कि नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल क्या होगा प्लेन का, वो एरिया वेक्टर ही तो हुआ, और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। यानी जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग था, अब वो उससे 60 डिग्री बना रहा है। जब एक्स से 60 बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से कितना बना रहा है 60 डिग्री। जाहिर सी बात है। तो बस जो चेंज आएगा वो आएगा थीटा में, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, एरिया सेम रहेगा, थीटा 60 हो गया, तो यहां cos 0 की जगह आ जाएगा 60। तो cos 60 इज 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां cos 60 की जगह 1/2 करेंगे तो 30 का आधा हो जाएगा, रह गया 15। बी पार्ट का ये आंसर होगा, बी पार्ट। ए का 30 है ना, सिंपल। बस थोड़ा सा ना शब्दों को समझ के कंसेप्ट लगाना है, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, देखो इसे समझो। तो बच्चों क्वेश्चन 1.16 ये जो लिखा है, ये कहता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है जो क्वेश्चन 1.15 में दे रखा था। बस ये है कि एक स्क्वायर की जगह क्यूब रख दिया गया है और उसकी साइड्स हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और सारी साइड्स पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो इसका पहले डायग्राम बनेगा और फिर ये सॉल्व होगा। ये बड़ा कंसेप्चुअल और सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप डायरेक्टली मन ही मन निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अंदर सोच के कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आंसर मार्क करो। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो सही से। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये है एक्स वाई और जेड प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक क्यूबॉइड बनाओ। देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, फिर इससे इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये मिला दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड दे ही रखा है। एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है।
अब देखो रेड मार्कर से देखो, हम ये दो फेसेस लें पहले। चलो पहले ये फेस ले लिया, इसका एरिया वेक्टर है A1, इसको 1 मान लो, सही है। एरिया वेक्टर है A1, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, वो हुआ 0 डिग्री। तो फेज 1 का इलेक्ट्रिक प्लस कितना होगा, फेज 1 का, 1 मीन्स फेज 1, ये होगा A1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया तो सभी का इक्वल है, EA cos 0 विच इज इक्वल टू EA। अब बात करें इसके अपोजिट फेस की, जैसे ये, इसको ले लो 2, इसका जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर ये, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा फेज 2 का 5E, ये 1 हो गया, ये 2, EA cos 180, cos 180 डिग्री होता -1, तो ये हो गया -EA। अब बाकी का देखो, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ और सिक्स्थ, ध्यान से देखना, थर्ड का एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल थीटा होगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। जब cos 90 0 होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इस फेस की वजह से वो 0 हो जाएगा। इसके अपोजिट फेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है ये, तो एंगल कितना है दोनों के बीच 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इन दोनों फेसेस की बात समझ में आ गई। अब ये वाला फेस देखो, एरिया वेक्टर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से 0। इसी तरीके से इसके अपोजिट फेस जो है उसका भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका भी 0। तो इन दो फेसेस के अलावा 1 और 2, बाकी चारों फेसेस का की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि उनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें मिलेगा वो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, दिख ही रहा है, इन दोनों को ऐड करके आएगा EA माइनस EA विच इज 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi total is 0। इस क्यूबॉइड का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, है ना। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रॉब्लम को आप मन ही मन भी सॉल्व कर सकते थे। एक क्यूबॉइड को इमेजिन करते XYZ कोऑर्डिनेट में, तो जब इस तरीके के कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी और कम समय में हो जाते हैं। एक बार और देख लो इसकी तरफ। तो जो क्वेश्चन 1.17 है आपके सामने, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अब ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सही है, हो जाएगा, इजी है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude that
देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। वाई और वाई नॉट? सही है, चलो करते हैं इसे। एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा क्लोज सरफेस के अंदर, जो कि एक ब्लैक बॉक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब इसको आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आपका 70.80 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम। सही है, कैलकुलेट करके ये आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलम, ये आंसर होगा। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना जरूरी है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो क्या आप ये कहेंगे कि अंदर के चार्जेस 0 हैं? यहां कुछ ऐसा देखिए, आप कंसेप्ट देखिए। ये मान लीजिए बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज क्यू रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो टोटल चार्ज 0 है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि इसके अंदर 3 चार्जेस हो, Q1, Q2 और Q3। 3 चार्जेस हैं। Q1 है 10 माइक्रोकूलम, Q2 क्या है -5 माइक्रोकूलम, और Q3 क्या है -5 माइक्रोकूलम। अब इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो अंदर चार्ज तो है, लेकिन जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे उस चार्ज का वो 0 आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो ये हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, वो 2 चार्जेस भी हो सकते हैं, 100 चार्जेस भी हो सकते हैं, इनसाइड द ब्लैक बॉक्स इज 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अलजेब्रिक की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, ठीक कर लेना, RAIC। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और ये बात दिमाग में रखना, यहां पर Q क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सबको सबका अलजेब्रिक सम ले लो, वो होगा Q। वो 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके अंदर 100 चार्जेस भी हो सकते हैं, 1000 चार्जेस भी हो सकते हैं, सबका अलजेब्रिक सम लेना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो फिर बाय, सी यू।